आज का यह क्लास त्रिकोणमिति का परिचय पे होने वाली है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय जो कि 8वां लेसन है और ये कक्षा 10वीं का, जो कि बिहार बोर्ड आप जानते हैं कक्षा 10th का ये मैथ जो सिलेबस में आपको दिया गया है, बुक्स जो आपका है उसमें जो है सो आपको 8वां लेसन त्रिकोणमिति का परिचय ही दिया गया है। त्रिकोणमिति का परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में 20 अंक का वेटेज ये रखता है और 100 में से 20 नंबर का यही से त्रिकोणमिति चैप्टर से आता है। तो बहुत ही अच्छा वेटेज रखने वाला यह चैप्टर है, यह टॉपिक है। आपको इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी जो है सो बहुत नज़दीक आ चुकी है। इस एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन अत्यधिक देखने को मिलेगा। जिस स्टूडेंट का ये त्रिकोणमिति चैप्टर कंप्लीट रहेगा, अच्छे से वो कवर रहेगा, वो यकीन मानिए ये एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छा स्कोरिंग होने वाला है। आप यदि चाहें 99% अगर मैथ में ओनली आ जाए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक सारी चीज़ें बताते हुए आपको एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और फिर आप खुद बताइए कि आपको ऐसा पढ़ के कैसा फील होगा, नहीं होगा। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, अपने बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय में एक वर्ड आता है कि त्रिकोणमिति क्या होता है, और उसके बाद उसका परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। त्रिकोणमिति क्या होता है इसके लिए बताना है। इसका डिफिनेशन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में हमने लिए हुए हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या है। तो इसके लिए बताना है कि त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, तो ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो ये त्रिकोणमिति होता है, इस त्रिकोणमिति में क्या किया जाता है, तो आपको इसमें नॉर्मली बताना है कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज, यानी कि इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज होती है, एक सेकेंड, एक क्या होता है, तो त्रिभुज होती है। इस त्रिभुज की जो भुजा होती है और कोण होता है, इसके बीच के जो संबंध होता है ना, उस संबंध का अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, तो त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है कि त्रिकोणमिति का मतलब हुआ कि त्रिभुज की जो भुजा है और कोण है, इस दोनों के बीच की जो संबंध है, उस संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो त्रिभुज कहलाता है, सॉरी ये त्रिकोणमिति कहलाता है। अब जैसे ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, तो ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि 3 भुजाएँ होती है इस प्रकार से, और इसका अगर 3 शीर्ष हम ABC के रूप में दे देते हैं तो ये बन गया त्रिभुज। अब इस त्रिभुज की जो कोण है, एंगल है, और इसकी जो भुजाएं हैं, ये साइड जो इसकी है, इसी के बीच की जो संबंध है, इस संबंध का जो अध्ययन होगा ना, स्टडी, उस स्टडी को ही क्या कहा जाएगा, तो त्रिकोणमिति कहा जाएगा। उम्मीद करते हैं आप त्रिकोणमिति का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए, इसका एक इंग्लिश वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखे हुए, इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको संधि विच्छेदी कर लेते हैं कि आखिर ये त्रिकोणमिति किन शब्दों से मिलकर, किन जो है लेटर से मिलकर के बना हुआ है, उसको समझते हैं। इसके लिए कहना है कि अंग्रेजी में त्रिकोणमिति जो है वो 3 ग्रीक शब्द से मिलकर के बना हुआ है। 3 ग्रीक शब्द, ये जो आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति, इसमें ग्रीक वर्ड को मिला करके तब एक शब्द बनाया गया, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो इसमें एक शब्द हो जाएगा आपका ट्राई, मतलब 3, उसके बाद हो जाएगा आपका गोन, और तीसरा हो जाएगा मेट्रोन। तो ये 3 वर्ड है, इस 3 वर्ड को मिलने से ही त्रिकोणमिति का निर्माण होती है। ट्राई जिससे आप कह रहे हैं, इसका मतलब आपको समझना है 3 होती है। गोन का मतलब आपको समझना है ये भुजा होती है, गोन मीन्स यहाँ पे भुजा समझ लेना है, और मेट्रोन इट मीन्स माप समझ लेना है। इसका मतलब क्या समझना है, माप समझना है। तो अब त्रिकोणमिति को अगर हम एक शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा जो है सो 3 भुजा वाली जो माप होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो त्रिकोणमिति कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपके लिए हम सारा कुछ लिख करके ही दिखाने की कोशिश से कर रहे हैं, समझाने की, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे ट्राई का अर्थ मतलब क्या होता है, तो इसका 3 होता है। गोन का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब भुजा होती है। और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब माप होती है। तो तीनों शब्द का आपको अर्थ समझना पड़ेगा। ट्राई मतलब 3 हुआ, गोन मतलब भुजा हुआ, और मेट्रोन मतलब माप हुआ। अर्थात इसको आप एक साथ कंबाइंड करके आप इसका परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति जो है, ट्रिगोनोमेट्री जो है, का पूरा अर्थ क्या होता है, तो एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप से होती है। एक त्रिभुज की जो 3 भुजा होती है, उस तीनों भुजाओं की जो माप होती है, उसी को क्या कहा जाता है, तो ट्रिगोनोमेट्री
कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे एक फिगर आप देख सकते हैं, आपके सामने एक फिगर दिया गया है। यह आपका फिगर कौन सा फिगर है, तो इसके लिए बताना है कि यह आपका समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है आपका, तो समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। इस समकोण त्रिभुज में कि सबसे जो बड़ी भुजा होगा, सबसे जो बड़ी भुजा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो कर्ण कहेंगे। और वैसे भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे बना रही है ना, क्योंकि इस प्रकार का जो आकृतियाँ बनती है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो अन्य कोण जो बच गया ना वो न्यून कोण होता है। अब इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसी को कर्ण कहना है, या फिर 90 डिग्री एंगल के सामने की जो साइड होती है ना उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको हम लोग एच से डिनोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उसके बाद देखिए कि जहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बनाया और जो एंगल, जिस एंगल पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस एंगल के ठीक सामने वाले जो भुजाएं होती है ना वो लंब कहलाता है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं। शॉर्ट में से हम पी से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो थर्ड भुजा बच गया है उसको हम बेस कहते हैं, जिसको बी से डिनोट किया जाता है। तो इस ट्रायंगल को, इस चित्र को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि कब यही जो है सो लंब कभी कभी क्या होगा कि नीचे भी आ जाएगा और यही आधार कभी कभी ऊपर चला जाएगा। तो ये क्यों ऊपर जाएगा और क्यों नीचे आएगा, इस चीज़ को आपको समझना है कि लंब कौन सी भुजा कहलाएगा और आधार कौन सी भुजा कहलाएगा। इसका अंतर जो है सो आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जा कर के आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन बहुत सारा होने वाली है इसमें। तो हम चाहते हैं कि आपको हर चीज़ को अच्छे से समझाएं, इसलिए कन्फ्यूजन नाम का कोई चीज़ ही ना रहे आपके दिमागों में। समझ आए ना। तो चलिए ये समकोण त्रिभुज देख लिए। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको कर्ण कहेंगे, या इसी चीज़ को बताना है कि समकोण जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है ना उसके सामने वाली जो भुजा होगा उसको कर्ण कहना है। ठीक। उसके बाद अगर हम डिस्कशन सी पे करना चाहते हैं और इसको हमने थीटा नाम अगर दे दिए हैं, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगा ना उसी को लंब कहना है, और जो थर्ड बच जाएगा साइड उसी को आप क्या कहेंगे, तो आधार कहेंगे। क्लियर हुई इतनी बातें। चलिए अब आगे समझते हैं। ये आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड हमने कर्ण का जो नाम लिए थे, जिसको हमने बोले थे कि इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहलाती है, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस लिखा हुआ है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, उसके बारे में समझिए थोड़ा सा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को नहीं जानिएगा ना जब तक, तब तक आप सवाल को बना नहीं सकते हैं, और बनाने के लिए चलेंगे तो बहुत सारी आपके डाउट क्रिएट होगा और आप सवाल बन भी नहीं पाएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसका पहला पॉइंट समझना है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। यही चीज़ हमने अभी जस्ट बताए हैं कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण है 90 डिग्री का जो कोण बनाता है ना, उसी के ठीक सामने वाले, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाया है, इसके ठीक सामने वाले जो साइड है ना इसी को क्या कहें हमने, कर्ण कहे हैं। तो वही परिभाषा यहाँ से भी दे रहा है ना कि कर्ण किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने, समकोण मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना उसी को क्या कहा जाता है, तो कर्ण कहा जाता है। और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है। अंग्रेजी में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहा जाता है, हाइपोटेनियस इसको कहा जाता है। क्लियर। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए इसकी विशेषताओं में, कहते हैं कि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होता है। ये भी हमने बताया कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होगा उसी को क्या कहना है, तो कर्ण कहना है। ठीक। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि कर्ण की लंबाई जो होती है वह शेष दोनों भुजों की लंबाई के योग से कम होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये एक ट्रायंगल हमने बना लिया स्मॉल सा, इस ट्रायंगल में अगर हमने नाम इसका ए दिए, इसका बी दिए और इसका सी दिए, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर कितना है, ए सी। तो ए सी का जो योग होगा ना ये ऑलवेज जो है सो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कम होता है। तो मतलब इसको लेस देन कह देंगे, तो इधर से इसको ऐसे सिंबल देंगे और ये ए बी अब प्लस में बी सी, यानी दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और ये तीसरा भुजा क्या होगा, तो छोटा होगा। तो ये कंडीशन आपको बन रहा है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। यही छोटी छोटी क्वेश्चन जो है सो पॉइंट जो है सो आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो है सो 50% मार्क्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में, मार्क्स नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 50% में आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाती है। समझ रहे हैं ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी।
यदि समझ में आ रही है तो आप यस सर करते हुए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमारे द्वारा समझाया हुआ चीज़ आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, या फिर कोई डाउट भी हो रही है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके कि यहाँ पे हमें डाउट है, दोबारा समझाया जाए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको फिर से आपको बताया जाए। आगे देखिएगा, इसमें कहते हैं कि कर्ण को प्रायः अंग्रेजी के अक्षर एच से सूचित किया जाता है या निरूपित किया जाता है, क्योंकि हाइपोटेनियस का पहला लेटर एच से ही स्टार्ट होती है ना, तो एच से जब स्टार्ट होती है तो इसको हाइपोटेनियस को अंग्रेजी के एच से ही डिनोट भी किया जाता है। तो इतनी सारी जो जानकारियाँ हमने अभी जस्ट दिए हैं ना, ये सारी जानकारियाँ किसका आता है? ये सारी जानकारियाँ आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण का दिया गया था, जो कि हमने अभी अच्छे से आपको समझा दिए हैं। इतनी सारी बातें आप इस चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बारीकी ढंग से जैसे समझने की कोशिश करेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे, तब जाकर के आपको सारी चीज़ याद भी रहेगा और आप समझ भी पाएंगे। और प्रश्न बनाइएगा तो आपको उससे सारा सवाल जो है सबको सही सही बनेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, अब अगला है हमारे सामने बेस। आधार किससे कहते हैं, उस आधार के बारे में समझना है। जैसे देखिए, इसके लिए कहना है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण, यानी कि हमने बोले थे कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा जिसे समकोण कहेंगे, और दूसरा जो दो कोण बच जाएगा दोनों को न्यून कोण कहना है। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा तो छोटा होगा। तो ऐसे कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं तो न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से क्या होगा, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे करके डिनोट कर लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। जैसे थीटा का अगर हम चर्चा करें तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि थीटा जो है क्या है तो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है तो छोटा है। ये सिंबल जो दिख रहा है ना, ये 90 से छोटा हुआ, और यहाँ जो दिख रहा है ये 0 से बड़ा हुआ। ये यहाँ पर जो है कंडीशन बना रही है। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि न्यून कोण जिसका विचार किया जाना है, जिसका विचार किया जाना है मतलब उसी आधार के बारे में हमें विचार करना है कि संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। अब मान लेते हैं जैसे एक हमने समकोण त्रिभुज यहाँ पे अगर हमने बना लिए हैं और इसको हमने नाम दे दिए हैं ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी, और इसी एंगल पे हमें विचार करना है जिसको हमने थीटा कह दिए हैं। तो इस थीटा कोण जिस भुजा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ये है तो ये तो ऑलरेडी कर्ण हो ही गया, ये कर्ण हो ही गया, तो एक तो फिक्स हो ही गया। अब अगर हम थीटा पे विचार करते हैं तो इसका संलग्न भुजा मतलब जो सटा हुआ भुजा, एक तो ये है और दूसरा एक ये है, तो एक भुजा का नाम तो पड़ ही गया ऑलरेडी कर्ण, तो बच रहा है दूसरा भुजा इधर वाला नीचे वाला। तो ये जो संलग्न भुजा होती है ना, इसी को क्या कहा जाता है तो आधार कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को तो आधार कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आधार यहाँ से हो जाएगा, और जो थर्ड बच गया है उसको आप लंब इजीली कह सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश से किया जा रही है। कर्ण के बारे में तो हमने आपको बता ही दिए, आधार के लिए बताना है कि समकोण त्रिभुज में न्यून भुजा जिसका विचार किया जाना है कि संलग्न भुजा को ही आधार कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एंगल ए दिए गए चित्र में आधार, जैसा कि शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर नीचे वाली भुजा को आधार का कार्य करती है, प्रायः आधार कहलाती है। उसी को क्या कहते हैं तो आधार कहते हैं। अब जैसे फिगर इसमें दिया गया था, इस फिगर को भी आप देख सकते हैं यहाँ से। इसी फिगर में क्या करना है कि ये अगर एंगल बना रहे हैं तो ऊपर से तो कर्ण हो ही गया, नीचे से जो बच रही है ना साइड, इसी को क्या कहना है तो आधार, इसी को कहना है। क्लियर, ये आप समझ लिए। चलिए अगला पॉइंट इसी में समझना है, आधार को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही है। अब बेस का प्रायः अंग्रेजी में बी अक्षर से निरूपित किया जाता है, क्योंकि बेस का पहला लेटर बी से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका स्पेलिंग बी ए एस ई बेस होता है। तो इसका फर्स्ट लेटर बी है, तो इसलिए इसको बी से ही डिनोट किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे आधार के बारे में। 3 पॉइंट हमने अभी जस्ट आपको समझाए हैं, इन तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, तभी जा करके आप त्रिकोणमिति का सारे सवाल को अच्छे से बना सकते हैं। इतनी बातें हमने अभी जो समझाए हैं इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। समझ रहे हैं ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो आपके सामने जो टॉपिक है वो लंब के बारे में समझना है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तीनों भुजा का यहाँ पर हमने नाम दिए हैं, प्रॉपर कर्ण दिए हैं, लंब दिए हैं और आधार दिए हैं, जिसमें 2 भुजा का हमने डिस्कशन कर लिए हैं। उसके जो मेन पॉइंट था उसके बारे में समझ लिए हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारे सामने बच रही है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। इस लंब के बारे में समझना है। इसका परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज में न्यून कोण जिसका विचार किया जाना है के सम्मुख की भुजा को लंब कहा जाता है। सम्मुख मतलब जैसे मान लेते हैं सम्मुख मतलब मुख के सामने जो भी होगा ना उसी को क्या कहना है तो लंब कहना है। अब कैसे मुख के सामने हम समझेंगे, चलिए इसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कैसे समझेंगे। इससे पहले इसको देख लीजिए, इस लाइन को पूरा करते हैं। जैसे कि दिए गए चित्र में
कोण ए के सम्मुख भुजा लंब कहलाएगा। अब जैसे कि इसी फिगर को अगर हम देखना चाहें तो इसी फिगर में हम कह सकते हैं, क्या चीज़ कहेंगे, यहाँ पर देखिए इसी एंगल पे हमने विचार किए हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा मुख हो गया, यही हमारा क्या हो गया, मुख हो गया। अब इस मुख के सामने अगर इसका हमने नाम दे दिए कर्ण, इसका हमने नाम दे दिया आधार, तो इस मुख के सामने सामने की जो भुजा होगा ना उसी को तो लंब कहना है। तो सामने में कौन सा, यही तो है साइड, ए बी साइड है, इसी को क्या कहना है, लंब कहना है। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अगला समझते हैं, आपका क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, परपेंडिकुलर के बारे में ज़रा उनको समझिए। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है, जो कि आप जानते हैं ऑलरेडी। लंब को प्रायः पी अक्षर से निरूपित किया जाता है, हमने पहले ही बता दिया, इसका पहला लेटर पी है तो इसको पी से ही डिनोट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखे, 3 शब्द को हमने देखे हैं। तीनों शब्द कौन कौन सा, एक तो था आपका कर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं और इसी को एच से डिनोट किया जाता है। और दूसरा हमने देखे लंब, लंब को हमने परपेंडिकुलर बोले हैं, इस परपेंडिकुलर को पी से डिनोट किया जाएगा। और तीसरा था आधार, तीसरा क्या था, आधार। अब आधार है तो आधार को हमने नाम दिए हैं बेस, तो बेस को हम लोग बी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है सो संकेत के रूप में लेकर के चलना है, हालांकि हिंदी में भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन शॉर्ट का ज़माना चल रही है तो शॉर्ट के ज़माने में आप भी जो है सो शॉर्ट चलाइए और जो है सो आपको इसको HPV के रूप में फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अब आगे कहते हैं कि लंब को ऊंचाई भी कहा जाता है। जो लंब आप देख रहे थे उसको क्या कहा जाता है, तो ऊंचाई भी कहा जाता है, क्योंकि 9th क्लास में आपने सीखे होंगे, वहाँ पे ऊंचाई के रूप में यानी कि त्रिभुज का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता होगा तो आप बोलते होंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसको लंब को हम ऊंचाई के रूप में भी समझ सकते हैं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ जाती है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसके बारे में आपको समझना है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार अगर ऊपर से आप फिर से देखना चाहें, रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगला जो आपका जो है सामने अभी जैसे देखिए पाइथागोरस प्रमेय, इस पाइथागोरस प्रमेय को दूसरे वीडियो बना करके दूसरे पार्ट में स्मॉल साइज़ का अगर वीडियो बनता है तो आप लोग इसको देखना भी पसंद करते हैं, अन्यथा बोरिंग फील करने लग जाते हैं। तो इसलिए हम अगले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को लेकर के आएंगे। और इस वीडियो को आप कितना पसंद कर पा रहे हैं आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें मोटिवेट मिलती है। अगर सकारात्मक कमेंट आती है तो इस काम को करने में एनर्जी भी मिलता है, उत्साह भी मिलता है, और इसको हम करते भी हैं आप लोगों के लिए। इसको हम दूसरे पार्ट में लेकर के आएंगे पाइथागोरस प्रमेय को, तो इसके लिए आपको बहुत सारा कमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम दूसरे वीडियो को बना पाएंगे और आपके लिए जो है सो दिन प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छे से तैयारी करवाएंगे। क्योंकि आपका BSEB का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम, जैसे कि जानते हैं फरवरी में ही एग्ज़ाम हो जाती है, और क्रैश कोर्स के तौर पर जो है हम इस चीज़ों को बता रहे हैं। तो क्रैश कोर्स अगर स्टार्ट आपको करना है, कहीं से भी अगर कोचिंग क्लास कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गई होगी, और यहाँ से आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन वैसा ही बताते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ तक हमने बता दिया, अब इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।